नमस्कार। अ, इस पाठ में हम पढ़ेंगे आपके जो पाठ है परिवहन एवं संचार में, उसका ये दूसरा भाग है। परिवहन और संचार के मैंने पहले बता दिया था आपको जो विभिन्न माध्यम थे उनके बारे में। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे ये उसका दूसरा भाग है, इसमें हम पढ़ेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखिए 3 शब्द हैं, एक है पार, दूसरा है महाद्वीपीय और तीसरा है रेल मार्ग। ठीक है, तो रेल मार्ग तो आपको आप लोगों के मैंने बता ही दिया है। रेल मार्ग में क्या है, पटरियां वगैरह बिछाते हैं, तो उस चीज के बारे में पता ही है। और ये थोड़ा ज्यादा दूरी के लिए बहुत ही पर्याप्त साधन होता है परिवहन का। और महाद्वीप आपको पता ही है कि महाद्वीप किसको बोलते हैं, आपने अच्छे से इसके बारे में जान लिया होगा। तो पार महाद्वीप का मतलब क्या हुआ? पार महाद्वीप रेल मार्ग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इतना बड़ा कोई महाद्वीप है, उसको पूरा पार करने वाला जो रेल मार्ग है, ठीक है, जो एक ऐसा रास्ता, ऐसा रेल का रास्ता है जो उस पूरे के पूरे महाद्वीप को पार करता है, उसको हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि हर जगह नहीं हो सकते हैं। तो कुछ विशिष्ट स्थानों पर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र का भूगोल बहुत ही फेवरेबल होना चाहिए किसी भी मतलब रेल मार्ग के परिवहन साधन के लिए। उसके बाद वहाँ की जो सरकारें हैं वो उसको बनाने में सक्षम होनी चाहिए कि उसको बना सके। फिर अगर कभी कभी दिक्कत ये होती है कि पूरे महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं, तो उनके आपसी संबंध कैसे हैं उस पर भी कई ये निर्भर करता है कि वो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जितने भी पार महाद्वीपीय रेल मार्गों को देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि जो महाद्वीपीय मार्ग है एक को छोड़ करके बाकी सब में सिर्फ एक देश द्वारा ही बनाया गया है। तो वो क्या हुआ कि जो उसका एक्सटेंशन है ईस्ट टू वेस्ट, वो लगभग पूरे के पूरे महाद्वीप पर आता है। इस वजह से वो अपने वहां पर बनाने में सक्षम हो गए। अब पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बनाने से फायदा क्या होता है? इससे बनाने से फायदा ये होता है कि आपका एक छोर जो देश का है वो दूसरे छोर से एकदम जुड़ जाता है। एक छोर जो महाद्वीप का है वो दूसरे छोर महाद्वीप के छोर से जुड़ जाता है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सामान ले जाया जा सकता है। फिर आप जानते ही होंगे कि जो महाद्वीप होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, मतलब समुद्र से घिरे होते हैं। तो जब अगर हम रेल मार्गों का निर्माण कर देंगे तो एक समुद्र से दूसरी तरफ हम आसानी से ले जा सकते हैं रेल मार्गों के द्वारा सामान। वैसे जल मार्ग तो सबसे सस्ता साधन होता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसा होता है कि दूरी ज्यादा हो जाती है, तो उस चक्कर में हमको दूरी कम करने के लिए हम रेल मार्ग के द्वारा जो सामान ले जाना होता है, जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हो गए या और भी जो इंडस्ट्री से सामान आता है, उनसे जो भी सामान निकाल के ले जाते हैं, तो वो हमको रेल मार्ग पार महाद्वीपीय रेल मार्गों से सस्ते पड़ते हैं। तथा जो विभिन्न देश की जो सरकारें होती हैं वो इनका निर्माण इस वजह से कराती हैं कि जो आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग जो फैक्ट्रियां बनी होती है या इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, उसको आपस में जोड़ा जाए, उनको एक संपूरक बनाया जाए, एक दूसरे के पूरक बनाया जाए। और उससे ये होता है कि जो विकास की रफ्तार होती है वो एक जगह पर सीमित ना होकर के वो कई जगह पर फैली होती है, और जो विकास है वो उसको देश के विभिन्न कोनों पर फैलाया जा सके। ठीक है, तो ये कई कारण होते हैं। और इसके सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता ही, मैंने एक जल मार्ग वाला एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया, उसका एडवांटेज ये होता है। बाकी जो दूसरा सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि जो सरकारें बनाती हैं वो इसी वजह से बनाती हैं कि जो विकास है वो चारों तरफ पहुंचे। उसके बाद जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो खर्चा आता है उसको कम किया जाए। तो ये इसके मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो आपके पाठ में है उसमें टोटल 5 दिए हुए हैं। तो आपको पांचों के बारे में ही पढ़ना है। बाकी और भी इसके अंदर की जो जानकारी है वो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, उसके बाद आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा। उसकी रीडिंग करिएगा और उसके बाद ही मतलब आपके लिए आसानी होगी। और इसके बारे में आपको ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको हायर क्लासेस में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जितना दिया हुआ उतना ही जानकारी आपको लेनी है। तो सबसे पहले कौन सा है? पार साइबेरियन। पार साइबेरियन, साइबेरिया कहाँ पर है? आपका एशिया महाद्वीप पर है। तो ये जो पार साइबेरियन रेल मार्ग होगा वो कहाँ पर होगा? एशिया में होगा। पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये कनाडा कौन से महाद्वीप में है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये पार कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ पर होगा? उत्तरी अमेरिका में। संघ और प्रशांत रेल मार्ग क्या है? देखिए ये संघ जो
संयुक्त राज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा हूँ, संयुक्त अमेरिका संघ को, जो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका हिंदी अनुवाद है। तो वो संघ और प्रशांत रेल मार्ग ये अमेरिका में है, तो वो भी उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। तो ये भी उत्तरी अमेरिका में हो गया। तो मतलब ये दोनों कहाँ पर हो गए आपके, उत्तरी अमेरिका में, ये एशिया में। फिर ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर एक ओरिएंटल एक्सप्रेस है, ये एक उदाहरण है, ठीक है, ये तो अब इतना ज्यादा नहीं होता है इसका उपयोग, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि ये एक ऐसा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। अगर हम टर्की के जो स्थान हो उसको अगर एशिया में ले, अन्यथा जो उसका इस्तांबुल शहर है जिससे पेरिस को ये जोड़ता है, वो दोनों, वो पूरा हिस्सा यूरोप में ही आता है, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये क्यों बनाए गए, कितने लंबे हैं, उसकी आपको जो विस्तृत जानकारी है वो आपको अपने पाठ में ही मिलेगी, तो उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। उसके कारण मैं आपको बता दूंगा, उससे जो होने वाले फायदे हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पार महाद्वीपीय, पार महाद्वीपीय में जो सबसे पहला है वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब साइबेरिया जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में एक यूराल पर्वत होता है, ठीक है। कौन सा पर्वत, जो यूराल पर्वत है, जो किसको बांटता है, जो यहाँ पे यूराल पर्वत है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, जो यूराल पर्वत है। तो जो रूस की राजधानी है वो यहाँ कहाँ पर आती है, वो यूरोप में आती है। जैसे ये है आपको ना रूस की राजधानी, ये यूरोप में आती है, और इसके जो उत्तर वाला भाग है वो क्या है आपका, एशिया, ठीक है। तो पार महाद्वीपीय में मतलब कि क्या हुआ कि ये भी एशिया को यूरोप से जोड़ा है, जो मैंने आपको पहले एक उदाहरण बताया था। लेकिन इसमें यह होता है कि जो ये पूरे के पूरा एक ही महाद्वीप में है, मतलब कि मतलब एक पूरा का पूरा एक ही देश में है जी। लेकिन जो ओरिएंटल एक्सप्रेस था वो आपको बताऊंगा मैं, वो दो देशों में था, मतलब सॉरी कई देशों से निकल के गुजरता है। तो इस वजह से मैंने बताया था कि वो एकमात्र एक ऐसा रेल मार्ग है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत, अगर इसका ऐतिहासिक कारण जानेंगे, तो रशिया पहले बहुत बड़ा था। 1917 में जब बना था यूएसएसआर, ठीक है, तो उस समय तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। 1991 में टूटने के बाद इतना रह गया है, जब भी तभी भी ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था ना कि जो विकास की रफ्तार है वो हर जगह से आपको पहुंचानी होती है। दूसरा, अगर आपके चारों तरफ समुद्र होते हैं महाद्वीप पे, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको समुद्री जलमार्ग से ज्यादा लंबी दूरी पड़ रही, तो आप रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो इस रेल मार्ग के बारे में, तो जो यहाँ पे आर्कटिक सी और ये बाल्टिक सागर है, ठीक है, और यहाँ पे जो पैसिफिक सागर है, मतलब प्रशांत महासागर है, उससे यहाँ पर जाने के लिए आपको जो सीधा रास्ता है वो नहीं मिल पाता है ठंडियों के मौसम में, या अधिकतर 8-9 महीने में नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ जमी रहती है। क्या है, आर्कटिक एरिया होता है। यहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है, इस पूरे क्षेत्र में भी बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो ये गर्म क्षेत्र है, तो मतलब यहाँ पे पानी रहता है, और बाल्टिक सागर में भी पानी रहता है। मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं जमती, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे जो ओशियन करेंट्स के बारे में, तो उसके बारे में आप जानेंगे कि यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम लेनिन गार्ड है, यहाँ पर ये हमेशा बंदरगाह खुला रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से हमको इस रेल मार्ग की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती थी, और जब ये इसका निर्माण हुआ था तो बहुत ही पुराने समय में हुआ था। उस समय टेक्नोलॉजी आपकी इतनी उच्च नहीं थी कि जो आपके जहाज हैं वो बर्फ को तोड़ने वाले आप बना सके। आजकल क्या होता है कि यहाँ से भी ले जाना संभव था, लेकिन काफी महंगा सौदा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 2-3 जो शिप होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, जो पहले बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये चीज कि जैसे अगर किसी नदी अगर कभी जम जाती है या कोई समुद्र जम जाता है, तो सिर्फ उसके ऊपरी परत जमती है, नीचे तो वो पूरा पानी ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्कटिक वाले एरिया में है, यहाँ पे पहले जो बर्फ तोड़ने वाले जहाज ले जाते हैं, उसके बाद फिर इतना कम तापमान होता है कि बहुत ही जल्दी बर्फ जम जाती है, तो यहाँ बहुत ही महंगा सौदा होता है। तो इसकी वजह से ये बनाया गया। और दूसरा कारण क्या था कि ये जो पूरे के पूरे एरिया में तो बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो उन खनिज पदार्थों को निकालना बड़ा मुश्किल है। और इस क्षेत्र में भी काफी खनिज पदार्थ है। तो इस क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ है, तो ये कंपेरेटिवली उसके बहुत ही गर्म एरिया है। तो यहाँ पर जो खनिज पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो लगभग साल भर चलती रहती है। और जो विकास हुआ है, फिर आबादी तो हमेशा अच्छे एरिया में ही रहना चाहेगी। आप भी किसी अच्छे और सुंदर एरिया में ही रहना चाहेंगे। तो जो रूस की मुख्यतः आबादी है वो इसी क्षेत्रों में रहती है,
साउथ के क्षेत्रों में। ठीक है, साइबेरिया में बहुत कम ही रहते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं वही रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं लेकिन बहुत ही कम है वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो हमेशा साउथ वाले एरिया में ही रहते हैं, जो साउथ के रूस वाला एरिया है। तथा उसका दूसरा कारण ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है रूस का, ये मैदानी क्षेत्र है पूरा। ठीक है, रुकिए मैं इसको कलर बदल देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक। बीच में एक बस ये पर्वत आता है जो आपको मैंने पहले बता दिया था, बाकी ये मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे मतलब पैदावार होती है जो खेती वगैरह की। तथा यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको लोहे के और कोयले के बहुत सारे भंडार मिलेंगे। ठीक है, तो लोहे और कोयले की जो खपत है वो सिर्फ आपके देश में तो होती ही नहीं है, वो आपको दूसरे देशों में भी भेजनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इसके जो आप रूस के बारे में आप ज्यादा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोहे ये सब संस्थान, मतलब खदानें हैं, और जो कोयले की खदानें वो बहुत सारी हैं। तो एक सीमा तक ही आप अपने देश में उसकी खपत कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग निर्यात करते हैं दूसरे देशों में जो आपके खनिज पदार्थ हैं। तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ पर जाना है तो ये समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ता तो है नहीं, ये तो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है। तो ये रोड से तो मैं ले नहीं जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि खनिज पदार्थ बहुत ही भारी होते हैं, उसको बहुत ही महंगा सौदा पड़ जाएगा। आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, पिछली वाली वीडियो में, कि जो रोड मार्ग होता है, वह जो रोडवेज होती है वो आपकी कुछ ही दूरी तक, उसके जो बेनिफिट होते हैं वो कॉस्ट के बेनिफिट वो कुछ ही दूरी तक रहते हैं। बाकी जो आपको लंबी दूरी के लिए जाना है तो उसके लिए आपको क्या रेल मार्ग का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र से हम जब इस क्षेत्र में ले जाने के लिए आपको रोड से खनिज पदार्थों को न ले जाके आप क्या करेंगे, रेलवे का निर्माण करते हैं। तथा यहाँ पर गेहूं का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो गेहूं को भी इस जगह से दूसरी जगह अगर निर्यात करना है तो हमको रेल मार्ग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका निर्माण कराया गया। अब इसके दो छोरों पर देखिए, एक है सेंट पीटर्सबर्ग, ये पश्चिमी छोर, एक है व्लादिवोस्तोक, ये इसका उत्तरी छोर। ये दोनों क्या है, ये दोनों बंदरगाह है। यहाँ पे ये बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। ये हमेशा क्या है, खुला रहता है 12 महीना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक गर्म जलधारा आती है जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ नहीं जमती बाल्टिक सागर में के जो। ठीक है, और यहाँ पर तो पैसिफिक ओशियन है, तो ये एक हमेशा ही ये गर्म रहता है, मतलब कि उतना ठंड बर्फ नहीं जमती जितनी यहाँ होती है, तो ये हमेशा खुला ही रहता है 12 महीना। तो आपको एक एडवांटेज क्या मिल गया कि ये भी यहाँ पे भी बंदरगाह खुला है और यहाँ पे भी बंदरगाह खुला हुआ है। तो अगर मान लो आपको यूरोप के बाकी देशों में पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई अगर चीज लेके चले गए, मान लीजिए जापान को यूरोप पे पहुंचाना है किसी देश में, तो जापान पूरा का पूरा अगर आप विश्व के नक्शे पे देखेंगे तो पूरा चक्कर लगा के तो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, व्लादिवोस्तोक में अपना सामान छोड़ देगा और उसके बाद रूस की जो पार महाद्वीपीय साइबेरिया वाली जो रेल मार्ग है उसमें सामान लगते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग में उतर जाएगा जाके, और यहाँ से फिर वो दूसरे जहाजों के द्वारा बाकी देशों में यूरोप के चला जाएगा। तो एक इसका ये हो गया, मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं कि जो रूस के जो मुख्य बड़े बड़े शहर है वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, इसका पुराना नाम लेनिनग्राड था, ये यहाँ से शुरू होता है, फिर मॉस्को आता है। मॉस्को में भी बहुत सारा लोहा पाया जाता है, उसमें और भी कई सारी फैक्ट्रीज हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। उसके बाद दूसरे खनिज पदार्थों से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग के कई कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये कजान, ये मैंने पूरा बता दिया आपको, कजान यूराल वाला क्षेत्र है, लोहा और कोयला और बाकी जो खनिज पदार्थ हैं वो भी पाए जाते हैं। अगला जो है ये है यर्क टोरेनबर्ग, उसके बाद है ट्यूमिन आता है, फिर ओम्स आता है, फिर नोविसिबिर्स्क आता है, क्रास्नोयार्स्क आता है, फिर अंगास आता है, फिर चिता, फिर खबरोवोस्क और व्लादिवोस्टोक। ठीक है, तो ये विभिन्न शहर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूस में बहुत सारी नदियां हैं, तो यहाँ पे जो नदियां आती हैं उनको पार करते हुए भी चला जाता है। तो मान लीजिए अगर ये कोई एक शहर है, यहाँ पे मुझे इस जगह से इस जगह पर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे छोड़ूंगा, रोड से ले जाके फिर पानी वाले जो छोटे वाले जहाज होते हैं इस जगह से यहाँ पर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पानी वाला रास्ता हमेशा ही सस्ता पड़ता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो मुख्यतः उत्तरी भाग में नदी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बर्फ से जमी रहती है, तो यहाँ पर वो पानी वाले जहाज से ना नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो विभिन्न रोड के द्वारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक है आपका जो रूस में है पार साइबेरियन रेल मार्ग, उसके बारे में आपने जानकारी ले ली। इसके में आप अपने जब पाठ में पढ़ेंगे तो इसकी और विस्तृत जानकारी आपको आसानी से हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये जो बता दिया है कि इतना सफिशिएंट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से वो समझ में आ जाएगा।
अब ये देखिए कनाडा, कनाडा में फिर यही है कि यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे प्रशांत महासागर है। लेकिन इसका निर्माण जब क्यों कराया गया था, क्यों, क्योंकि ये जो कनाडा राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, बहुत समय की तरफ बना है, एक झटके में नहीं बना कि ये आपका कनाडा है। तो क्या हुआ कि इसको बनाया गया कि इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से जोड़ा जा सके। उसके बाद जोड़ने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ आयरन और कोल की खदानें हैं, और यहाँ पे जो है वो पेपर इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो कागज वागज बनाते हैं और जो लकड़ियों का व्यापार है, ये सब इस क्षेत्र में होता है, क्यों, क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा जंगल है। फिर आपको जो एशिया में अगर किसी चीज का निर्यात करना है, कनाडा की चीज का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा उसको निर्यात कर देंगे जो यहाँ पर होता है। आपको पूरा का पूरा चक्कर चक्कर ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका। आपने क्या किया, एक सीधा रास्ता लेके चले गए रेलवे के मार्ग के द्वारा, फिर यहाँ पे पानी वाले जहाज होते हैं और उसके दूसरे देशों में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कनाडा है उसमें है, तो यहाँ पे आपको इसके जो दो छोर है वो बहुत ही मुख्य है। आपको जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दो छोर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखने हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं भी याद आता है, तो ये दो तो पूर्वी और पश्चिमी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है और तथा कितनी इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये आप अपने पाठ में पढ़ेंगे, बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ। 7,000 तक लगभग इसकी है, और जो साइबेरियन वाली उसकी लगभग 9,000 तक है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे, लिखेंगे जब उसको कॉपी में, तो वो आपको आसानी से दिमाग पर चढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूंगा तो आपके लिए उस चीज को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहाँ से शुरू होता है, वैंकावूर से शुरू होता है, वैंकूवर से शुरू होता है, और यहाँ पे हेलीफ्लेक्स तक आता है। ठीक है, बैंकावूर की घटना आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं, अपने भाई लोग। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, बैंकावूर, मतलब कनाडा में। और इसका जो पूर्वी छोर है वो हेलीफैक्स, मतलब अगर आपसे सवाल पूछे कि अटलांटिक छोर में कौन सा पार कैनेडियन शहर में, मतलब कि जो रेल मार्ग का प्रमुख शहर है, तो वो कौन सा है, हेलीफैक्स। और प्रशांत महासागर में वैंकावूर। इन दोनों के बीच में जो इसके, देखिए कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ओटावा भी इससे जुड़ गई है, जैसे पार साइबेरियन में आपकी मॉस्को जुड़ गई थी उसकी राजधानी रूस की। और इनका एक बहुत बड़ा शहर है, उसको बोलते हैं विनीपेग। तो विनीपेग भी इससे जुड़ गया है। तो मतलब कि क्या हुआ कि आपको फिर वही होगा, इस सामान यहाँ से अगर मान लीजिए यूरोप का कोई सामान आया, जो मुझे फिर से जापान का, मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे जापान भेजना है। मैं जापान का उदाहरण बार बार इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि जापान के पास अपने कुछ के खनिज पदार्थ नहीं है, उसको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे अगर जापान भेजना है, मान लीजिए यूरोप का, यहाँ पे तो यूरोप है आपको पता ही है। मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम से, मतलब कि कोई कोयला निकल रहा है, या जर्मनी से कोई कोयला पहुंचाना है मुझे, कहाँ पर, जापान पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से उसने लेना बंद कर दिया, या चीन से लेना बंद कर दिया, आपको कहाँ से, जर्मनी से पहुंचाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले पानी वाले जहाज के रास्ते आप आएंगे हेलीफैक्स तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इतना लंबा चक्कर नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, हेलीफैक्स में अपना सामान उतारा, रेलवे वैगन्स में लोड किया मालगाड़ी में, और फिर मालगाड़ी इस रास्ते से आराम से होते होते यहाँ पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गए, वैंकावूर। वैंकावूर में फिर पानी वाले जहाज में आप उसको अनलोड करेंगे, और फिर पानी वाले जहाज से ये जापान में पहुंच गई। तो कितना आसान हो जाता है इस चीज से, इस रेल मार्ग से। और उसके बाद देश को कितना फायदा होता है कि लोग इस ट्रेन, इसी रास्ते पर मालगाड़ी भी निकलती है, इसी रास्ते पर जो यात्री गाड़ी होती है वो भी निकलती है, और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। कोई सामान भिजवाना हो वो भी आप आसानी से भिजवा सकते हैं। तो रेल मार्ग इतने सुगम बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर भी साउथ में क्यों है, क्यों, जैसे रूस में था। ठीक है, तो रूस और लगभग जो कनाडा है एक ही अक्षांश पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो आप जब उसको देखेंगे तो फिर से उसका जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वो हमेशा पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पे फिर से एक जो मिल रही है वो यहाँ पर है। एक फिर आपने वो पढ़ा होगा तीसरे वाले में, इसके जो नीचे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क को जो जोड़ती है, वो है संघ, क्या नाम है, संघ प्रशांत रेल मार्ग। यो इन क्या नाम है आपका, वहां पर है अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो रोडवेज है वो बहुत ही, मतलब अच्छे तरीके से बने हुए हैं, वहाँ की जो रोड वगैरह है। तो रेल मार्ग इतना अच्छा साधन है, लेकिन फिर भी जो सामान ले जाने वगैरह के लिए वो बहुत ही सुगम माध्यम बन जाता है, अगर अमेरिका में किसी को पहुंचाना है। तो उसका एक दूसरा, अगर मुझे फिर से वही जर्मनी वाला एग्जांपल देखता हूँ, अगर मान लीजिए मेरी कनाडा से लड़ाई हो गई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यूयॉर्क में अपना सामान छोड़ूंगा, और न्यूयॉर्क से ट्रेन लेते हुए सैन फ्रांसिस्को चली जाएगी, और फिर यहाँ से कोई एक शिप लेते हुए जापान पहुंच जाएगा। तो ये आपके तीन जो रेल मार्ग है उसको मैंने बता दिया। अब आते हैं चौथा। चौथा देखिए, ये है आपका क्या, प्यारा ऑस्ट्रेलिया।
सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है कि फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे लेकिन जो कारण है वो दूसरा है। वहां पे क्या था कि जो बर्फ हमेशा जमे रहती थी, इनको ठंडे रेगिस्तान बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो उत्तरी छोर है इसका, ये पूरा उत्तरी छोर, यहाँ पर गर्म रेगिस्तान अधिकतर है। क्या है? गर्म रेगिस्तान, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान। यहाँ पर एक पहाड़ी आती, माफ कीजिएगा थोड़ा किनारे में, यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, उसके बाएं तरफ पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और इसकी जो आबादी है रहने लायक, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है लेकिन ठीक है, इसके जो जो शहर है वो हमेशा समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो जो उसकी आबादी है वो मुख्यतः यहीं पर रहती है। ठीक है, तो यही रहने लायक की जगह ही है, क्योंकि कोई भी रेगिस्तान में नहीं रहना चाहेगा जहाँ ना पानी है ना इतनी गर्मी है, ठीक है। तो ये, और इसके बाद भी जो संसाधन वगैरह है, फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर संसाधन इसके यहाँ पर पाए जाते हैं अधिकतर साउथ वाले एरिया में। तो खनिज बहुत ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी क्षेत्रों में भी होते हैं, लेकिन एक जो मुख्य रेल मार्ग है जो बड़े शहरों को जोड़ता है, वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये क्या करता है, आपका ईस्टर्न सिटी कौन सा, ईस्टर्न आप लेंगे, सबसे जो ईस्ट में है, जो सबसे पूर्व में है, वो है सिडनी, और पर्थ को जोड़ता है। ये आपने तो बहुत सारे नाम पढ़े ही होंगे, पर्थ, मेलबर्न, सिडनी। आप क्रिकेट प्रेमी देश के बाशिंदे हैं, ठीक है, तो आपने नाम सुना ही है, सबने सुना है, सबको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेलबर्न से जोड़ता है पर्थ को। फिर मेलबर्न से एल्बरी, सिडनी, पॉक्स, रोटो वगैरह होते हुए आप ये सब पढ़ लेंगे, और ये पर्थ को जोड़ता है। फिर यहीं पे ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है, मतलब जो हिंद महासागर, और यहाँ पे क्या है, तस्मान सागर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूर्वी एशिया भी आ जाता है, वो यहाँ से यहाँ सामान नहीं ले जाना है, तो आपने क्या किया, सिडनी में सिपचाप आके सामान छोड़ दिया पैसिफिक महासागर के रास्ते आते हुए, और इस रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से फिर आप पर्थ पे सामान, और फिर यहाँ से वो दूसरे जल मार्ग के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र में सामान ले जाके आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी जो परिवहन का साधन होता है वो हमेशा कम कीमत चीज भी ही फेवर किया जाएगा। अगर मान लीजिए जल मार्ग आपको सस्ते पड़ेंगे तो आप जल मार्ग के रास्ता भिजवाएंगे, आपको रेलवे सस्ते पड़ेगा तो आप रेलवे के द्वारा भिजवाएंगे, और अगर आपको रोडवे से सस्ता पड़ेगा तो आप रोडवेज के द्वारा भिजवाएंगे। फिर इसका भी यही के कारण है कि यहाँ पे भी खनिज वगैरह बहुत सारा होता है, और यहाँ की जो पूरे के पूरे जो आर्थिक धमनियां हैं वो पूरी यहीं पर है। जैसे बाकी जगहों पर जो आर्थिक धमनियां थी, वो क्यों उसको बोला था, जैसे साइबेरियन जो रेलवे है वो रूस की आर्थिक धमनी बन जाती है, वो पार कनाडाई वाली वो कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाती है। ऐसे ये जो रेल मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक धमनी कहलाने लग जाती है, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जब आप पढ़ेंगे इसकी जानकारी में, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, और फिर से उसको देख के नोट्स बना लीजिए। एक जनरल आइडिया यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपको, चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, किताबें तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बस इतना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या नाम है, इतना ही आप देखिए, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बस आगे की जो भी आपको होगा उसके अभी अगले पार्ट्स आएंगे, उसमें भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए।